नमस्कार, जी मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता के कारण जाना जाता है। इसे देवभूमि का दर्जा प्राप्त है। 13 साल हो गए पृथक राज्य बने। इलाके की तस्वीर बदली या नहीं, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा अभी उत्तराखंड में है कि यहाँ पर आपदा के हालात हैं और हालात बदतर भी हो सकते हैं, खासतौर पर अगर चेतावनियों की बात करें और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें। सरकार कोशिश कर रही है, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले विस्थापन की जिम्मेदारी भी पूरे करने की बात सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त हम सीएम आवास में मौजूद हैं। राज्य के मुखिया हमारे साथ हैं, जो पिछले समय से विपक्ष के आरोप भी झेल रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। 20 घंटे का दौरा कर रहे हैं। टेंशन बढ़ गया है, लेकिन उसके विरोध झेलने के बाद भी चेक बांट रहे हैं और आम आदमी के विरोध का भी सामना कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। विजय बहुगुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं उत्तराखंड के हालात की बात करूं, 13 साल की बात करूं, तो क्या ये वही उत्तराखंड है जिसकी आपने कल्पना की थी जब आप सीएम पद की आपने शपथ ली थी? आपने गुप्तकाशी के लोगों से बात की, क्या उनकी मांग है और सरकार क्या कर रही है उनके लिए? देखिए, राज्य एक आंदोलन से बना, क्योंकि यहाँ पिछड़ापन था, और सद्भावना से बना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया, राज्य बना। और जब हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, भाग था, तो हमारा एनुअल प्लान 600-700 करोड़ रुपए का था। और आज 13 वर्षों में हम 600-700 करोड़ के एनुअल प्लान से आज करीब 8,500 करोड़ का एनुअल प्लान है इस प्रदेश का। तो विकास हर क्षेत्र में हुआ है। विकास दर हमारा अन्य राज्यों से बहुत अच्छा था गत वर्ष में। अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे विकास की। यहाँ पे जल है, जंगल है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, जड़ी बूटी है। तो हम विकास की ओर अग्रसर थे। ये जो हिमालय की सुनामी जिसको मैं बोलता हूँ, इसने ज़रूर जो है पूरा तहस नहस कर दिया। अभी तो पूरा उत्तराखंड का करीब 37,000 किलोमीटर क्षेत्र जो है आपदाग्रस्त है। और आपदाएं तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सुनामी, भूकंप, क्लाउड बर्स्ट ये तो मैन मेड नहीं है। लेकिन जब इतनी बड़ी त्रासदी हो जाए तो फिर उसका बड़ी भारी चुनौती होती है शासन के पास, फौज सबके पास, कि किस तरह से हम लोग को राहत दें। कई चरणों में हमने काम किया है। पहला चरण तो था कि जो यहाँ यात्री और श्रद्धालु फंसे हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र फंसे हैं, जहाँ रास्ते कट गए हैं, उनको सुरक्षित निकाला जाए। तो आज कम से कम ये कह सकते हैं कि प्रशासन और सेना की मदद से आज करीब 1,17,000 लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच गए, सुरक्षित घर पहुंच गए। कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, कहीं कोई महामारी नहीं आई। और अब राहत में लगे हुए हैं। मौसम आप देखती हैं कितना ख़राब चल रहा है यहाँ पे। हेलीकॉप्टर जा नहीं पाते हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, 200 ब्रिज टूटे हुए हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ सोलर लाइट पहुँचा रहे हैं हम लोग। आज शासन लोगों तक मदद पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रही है। केवल प्राकृतिक जो ये आज जो वास्तविकता है वो ये है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है। सड़कें बनती हैं फिर टूट जाती हैं, कभी कहीं भूस्खलन हो रहा है, कभी कहीं भूस्खलन हो रहा है। तो बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट प्लानिंग रही? आपने बिजली, सड़क, पानी की बात की, ये बात सही है। आपने गांव-गांव तक तार पहुंचाए, लेकिन बिजली नहीं है। उत्तराखंड पानी, यहाँ कई जीवनदायिनी नदी है, लेकिन पानी को लोग तरस रहे हैं। जब आपदा हुई, बारिश का पानी पीकर जिए। सड़क की आपने ही बात कर ली, इतना डैमेज हुआ है। हमारे यहाँ सारी बहुत पाइपलाइन, जब भूस्खलन होता है तो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। और पेयजल की हमारी बहुत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। हमारी करीब 3700 गाँव में बिजली चली गई थी। 3700 गाँव में बिजली चली गई थी। आज स्थिति है कि करीब मात्र 100 या 125 गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची। तो जब त्रासदी होती है, सब पेयजल की लाइनें टूट जाती हैं, बिजली के खंभे बह गए, BSNL के टावर्स, वोडाफोन के टावर्स, सब कई टावर्स टूट गए। वो वहाँ बिजली नहीं थे तो कनेक्टिविटी नहीं रही, डीजल नहीं पहुँच पा रहा था। डीजल तो अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए भी पहुँचाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हेलीकॉप्टर आए, दुर्गम क्षेत्र में रखे गए। लेकिन हम डीजल कैसे पहुँचाते हैं, हम उनका ATS कैसे पहुँचाते? बहुत ही समस्याएं थी। लेकिन केवल शक्ति है प्रशासन के अधिकारियों की और सेना की, एयरफोर्स की, NDRF की, कि हम लोगों ने राहत पहुँचाई है और मदद करी है। और जो जीवन हम नहीं बचा पाए 16 और 17 को, जो हमारे हाथ में नहीं था, जब इतनी बड़ा बादल फटा और गांधी सरोवर पूरा बह गया नीचे।
लेकिन 16-17 के बाद मैं कह सकता हूँ कि कोई मृत्यु हमने नहीं होने दी। अभी तक आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं, कितने अभी? देखिए, जो हमने तो आपको पता है कि 5,000 कि जो भी लोग मिसिंग है, पहले 5,700 कुछ थे, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश से शायद कुछ संख्या कम हुई, कुछ लोग मिल गए, तो 5,300 के करीब है। हम तो चाहते हैं संख्या और घटे और लोग अपने आप सुरक्षित पहुंचे। सर, आपको उम्मीद है 1 महीने बाद भी वो सुरक्षित रहे? ऐसा है ना कि होप अगेंस्ट होप, लेकिन हमने तो उनको आज आर्थिक सहायता दे दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर आपको लग रहा है आपदा प्रबंधन तंत्र जो आपका था फेलियर है, या फिर उसने सही समय में उसके दो पहलू देखने के। पहले तो ये कि क्या इस तरह की त्रासदी के लिए कोई भी आपदा प्रबंधन हो सकता था। पहली बात तो ये, किसी को नहीं पता था कि केदारनाथ में आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उत्तरकाशी में केदारनाथ में आज तक कुछ नहीं हुआ, और केदारनाथ बहुत ही सुरक्षित जगह समझी जाती थी। और केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, और त्रासदी हुई उसमें हमारे पुलिस के लोग मरे हैं, आपको पता है 18 लोग तो हमारे शासन के प्रशासन के वहाँ मौजूद थे जो इस त्रासदी के शिकार हुए। तो जब कभी ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि आप कुछ भी व्यवस्था कर लें, जब पहाड़ी टूट जाते हैं तो आपदा प्रबंधन फौज को जब 30 दिन लग गए, एनडीआरएफ जो कि स्किल्ड है, जो कि ट्रेनिंग है विषम परिस्थितियों में काम करने की, पहाड़ियों में जाने की, चढ़ने की। आज मैं देख रहा था पुलिस की, हमारे लोग जो केदारनाथ और रामबाड़ा में शवों का दाह संस्कार किया, किस कठिन परिस्थितियों में रस्सी पकड़ पकड़ के नीचे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये आदमी हर के बस की बात नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ दिक्कत है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू पुलिस है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारे यहाँ पुलिस नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, और 61% हमारी आबादी रेवेन्यू पुलिस माने पटवारी और लेखपाल, यही पुलिस है। अब समय आ गया है कि हमें जो अपनी जो ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि हम कैलामिटी प्रोन एरिया है, हम डिजास्टर प्रोन एरिया है, हमें यहाँ पे भूकंप के भी खतरा है, तो अब प्रस्ताव ला रहे हैं, केंद्र सरकार से बात करेंगे कि जो रेवेन्यू पुलिस है इसको हमको आप पुलिस में परिवर्तन करने दें, तो और चौकियाँ बन जाएंगी और पुलिस स्टेशन बन जाएंगे, उनके पास वायरलेस होगा, उनके पास लोग होंगे, तो किसी को पता नहीं घटना कहाँ घटेगी। तो लेकिन हमारे पास अगर रेवेन्यू पुलिस की जगह अगर रेगुलर पुलिस फोर्स होती तो निश्चित तौर पे अगर रेगुलर पुलिस फोर्स होगी तो जब भी कभी आपदा होगी तो रिस्पांस जल्दी होगा। सर, लेकिन ये चीज पहले क्यों नहीं की गई? उत्तरकाशी में पिछली साल हमारे यहाँ रेवेन्यू पुलिस इसलिए नहीं की बदली क्योंकि हमारे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हो सकता है लापरवाही धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है, भयावह रूप। फिर आप केदारनाथ की बात कर रहे हैं, जो ग्लेशियर फटा, क्या उसके पीछे आप मानव कारण को नहीं मानते हैं? हेलीकॉप्टर घुस रहे हैं। देखिए, ये तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ और मेरे ख्याल से आप भी नहीं है। मैंने लिखा है प्रधानमंत्री जी को, और हम चाहते हैं कि एक सामान्य नीति बने। एक पर्यावरण के लिए मैंने पहला राज्य भारत में जिसने की नीति बनाई कि हम ग्रीन ऑडिट करेंगे। अब हम पर्यावरण के भी क्या हमारे स्तर है, क्या हमारी रक्षा होनी, क्या उसमें संरक्षण होना है। मैंने एक विशेषज्ञों की समिति बनाई है, उसमें 21 तारीख को मीटिंग होनी थी, लेकिन डॉक्टर पचौरी जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो हैं, डॉक्टर अनिल जोशी हैं, उन सब के साथ 5 अगस्त को बैठक है। तालमेल बहुत जरूरी है पर्यावरण की। प्लानिंग अच्छी है जिस तरीके से हमने, एग्जीक्यूशन कब होगा? क्योंकि अभी तो हाई टाइम ऐसा है कि पहले लगता था झटका 20 वाट का, 40 वाट का, अभी तो 1100 वाट का झटका लगाना, तो इस झटके से उभरने में कुछ तो समय लगेगा। जो हमने जो इस त्रासदी से जो एक कुछ कह सकते हैं कि सबक सीखा है वो ये है कि अब हमको 100 साल, 200 साल, 300 साल का उत्तराखंड देखना है। वाह, बिल्कुल। और अब जो भी हम करेंगे, जो भी हम योजना बनाएंगे या जो भी निर्माण करेंगे या जो भी विकास करेंगे, चाहे केदारनाथ का भी पुनर्स्थापन होना है, मंदिर के पास की सारी बिल्डिंगें गिरानी है क्योंकि सारी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। अब केदारनाथ कैसा बनेगा, वहाँ रोपवेज जानी चाहिए, केबल कास्ट जानी चाहिए। अपनी एसआई से भी सलाह ली थी। हाँ, एसआई की टीम और जीएसआई की टीम तो हमको पूरा रास्ता देगी। लेकिन हमको जितने धाम है, हमको इवैक्यूएशन रूट चाहिए। इवैक्यूएशन रूट माने कि एक तरफ से आओ, एक तरफ से जाओ। एक ही मार्ग अगर एक जगह के लिए आने जाने का होता है और त्रासदी होती है तो बहुत उसमें घातक हो जाता है। तो बहुत इसमें मैं कह सकता हूँ कि केंद्र की सरकार की जिस तरह से आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने सब कमेटी बनाई है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने कल मुझसे फ़ोन पे बात करी, सब जानकारी चाहिए, तो आज केंद्र हमारे साथ खड़ा है, मदद कर रहा है। सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक सहायता भेजी। लेकिन इस बार सियासत थोड़ी ज्यादा हावी हो गई। चलिए, सियासत को अगर हम दूर छोड़ें, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने इवैक्यूएशन प्रोसेस की बात करी, ये बताइए क्या इस सावन केदारनाथ में पूजा हो पाएगी? मंदिर के आसपास का इलाका तो 2-3 दिन में साफ हो जाएगा। अब मंदिर के अंदर भी हम सफाई कर देंगे। उसके बाद
टेम्पल कमेटी से हमारी मीटिंग होगी। जो टेम्पल कमेटी कहेगी राज्य सरकार करेगी। हम सबकी ये इच्छा है कि वहाँ पूजा हो, पूजा जल्दी हो। और लेकिन क्योंकि केदारनाथ हमारी अस्मिता है, हमारे लिए एक केवल धार्मिक भाव नहीं से हमारी तो प्रतिष्ठा है केदारनाथ। जितनी जल्दी पूजा हो जाएगी हम लोग को सबको प्रसन्नता होगी, हमारा प्रयास भी है। लेकिन श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे वहाँ, क्योंकि मार्ग नहीं है और हम हेलीकॉप्टर से नहीं जाने देंगे। तो जब तक मार्ग नहीं बन जाता केदारनाथ का, तब तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हम उनको नहीं जाने देंगे। खूबसूरत केदारनाथ 1 साल 2 साल 3 साल कब? अब देखिए, इतना लंबा समय तो नहीं हम लगने देंगे, लेकिन एक बार पहले जो केदारनाथ में जो ध्वंस हुआ है, वो विध्वंस हुआ है, उसको पहले हमको साफ कर लेने दीजिए। फिर एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे अंतर्राष्ट्रीय, और ऐसा खूबसूरत केदारनाथ बनाएंगे कि लोगों को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भी जो है उसका सम्मान होगा, उन पर गर्व होगा। और अब हम ये भी रेगुलेट करेंगे कि कितने यात्री कहाँ जाएंगे। अगर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री उसमें आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, तो राज्य सरकार को कोई दिक्कत? क्यों नहीं दिक्कत, हमें क्या दिक्कत है। हमारे प्रदेश में ये केदारनाथ केवल उत्तराखंड का नहीं है, पूरे भारत विश्व का है। और इसमें जो भी मदद करना चाहेगा करे, उसका स्वागत है। लेकिन सारी प्लानिंग और सारा मैनेजमेंट हाथ में रहेगा उत्तराखंड सरकार के और केंद्र का, क्योंकि AISI का वो लोग कहते हैं 10वीं शताब्दी का मंदिर है, तो 1000 साल पुराना मंदिर है। और उसकी गरिमा और बढ़ गई है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी में उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, तो उसकी तो आस्था और बढ़ गई है। इसके पीछे आप पर्सनल क्या कारण मानते हैं कि शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ? बहुत डिबेट चल रही है न्यूज़ चैनलों में। देखिए, ये सब प्रभु हैं, सब स्वीकार करते हैं, प्रभु की लीला है, प्रकृति की अपना एक होता है। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी में उस मंदिर का बच जाना ज़रूर कुछ है कि जो लोगों की करोड़ों की जो भावना और आस्था है, वो आस्था और बढ़ी है उसमें। राज्यपाल अजित कुरैशी कह रहे श्राइन बोर्ड का गठन होना चाहिए। देखिए, हम उसमें जो कानून बने हुए हैं, जो परंपरा है, उसको तो मैं भी छूऊंगा नहीं। पर्यटकों की संख्या कम करेंगे, क्योंकि बहुत पर्यटक तो आना जरूरी है, क्योंकि पर्यटन नहीं आएंगे तो हमारे राज्य तीर्थयात्री, हम पर्यटन हो चाहे तीर्थयात्री, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था उन पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपके चैनल से कहना अपने देशवासियों से कि मसूरी है, नैनीताल है, हरिद्वार है, देहरादून है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है और यहाँ तो कोई आपदा भी नहीं आई है। तो यहाँ जो पर्यटक आते थे वहाँ आए, विश्वास के साथ आए। जहाँ तक बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का सवाल है, वहाँ कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुई। ये सब डरेंगे सर आने से? कोई नहीं, डर भय कुछ नहीं होता है। कम से कम पूरे उत्तराखंड में 100-200 हेलीपैड बनाऊंगा कि ताकि अगर कहीं भी आपदा आए तो कम से कम हेलीकॉप्टर तो पहुँच सके। बहुत प्लानिंग है और इस वक्त समर्थन भी मिल रहा है, गाइडेंस भी मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और मैं कह सकता हूँ त्रासदी तो ही है, लेकिन इस त्रासदी से हम उभरेंगे भी और एक बहुत अच्छा उत्तराखंड और नवीन उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। एक एग्जीक्यूशन के साथ इसमें मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप रोजगार की बात कर रहे थे, आप पलायन की बात कर रहे थे, अब हम इको सेंसिटिव जोन पर आपका ध्यान शिफ्ट करते हैं। उत्तरकाशी की आप बात कर रहे थे, पिथौरागढ़ जो सीमांत इलाके हैं, लंबे समय से डिबेट है, राज्य सरकार का क्या टेक है? दोहरी नीति आपको अपनाएंगे कि बीच का रास्ता निकालेंगे कि रोजगार भी हो और पर्यावरण हितों का भी ध्यान? देखो, मैंने आपसे पहले कहा है कि इको सेंसिटिव जोन के कोई विरोध में नहीं था। आज मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, जो हो काम वो विशेषज्ञों से वैज्ञानिक ढंग से स्वीकृत होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप इनवाइट करेंगे पैनल? क्यों नहीं, वो तो एक्ट ही कहता है इको सेंसिटिव जोन कि हम जो है जो भी काम होगा साइंटिफिक स्टडी होगी, साइंटिफिक स्टडी होने के उनका दर्द यही है कि हम सलाह देते रहते हैं, लेकिन नहीं। देखिए, वो एक होता है कि कुछ ना करो, वहां पे तो विवाद हो जाएगा। कुछ नहीं करो में तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसका क्या होगा? क्या करो, कैसे करो, कब करो, कहाँ करो, ये तय करे भारत सरकार। जो आप निर्णय ले लो फिर उसको मत पलटो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि होता है क्या है कि जन आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, आसपास के क्षेत्र में विकास दिखने लगता है, लोगों की नौकरी लगने लगती है, लोग बैंक से पैसा लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं लोन पे, गेस्ट हाउसेज बना लेते हैं। फिर आप जब कोई प्रोजेक्ट शेल्फ करते हैं तो वहाँ पे बड़ा आक्रोश होता है। आप जन आकांक्षाओं की बात करते हैं, आप हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पुत्र हैं, उन्हें पर्वत पुत्र का दर्जा यहाँ पर दिया जाता था। ऐसे में उनकी लेगेसी को आगे कैरी करना, लोग आपसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लिए। आप इस परिवार के एल्डर हैं, मुखिया हैं, प्रेशर भी झेल रहे हैं, विरोध भी झेल रहे हैं, लेकिन आपको काम भी करना है अपने बच्चों के लिए। देखिए, ऐसा है कि यहाँ से लगाव मेरा कोई राजनीतिक नहीं है, जैसा आपने कहा भावनात्मक लगाव है। और मैं खाली अपने उत्तराखंड वासियों को ये विश्वास दिला सकता हूँ आपके माध्यम से कि उनका विकास, उनका भविष्य की रक्षा करना ये मेरा दायित्व है। लेकिन उत्तराखंड भी बचाना है और हम कोई ऐसा
रास्ता नहीं अपनाएंगे जिससे कि यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन बढ़े। लेकिन विपक्ष तो कुछ और कह रहा है। विपक्ष के बहुत आरोप हैं। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं। विजय बहुगुणा जी हमारे साथ है, राज्य के मुखिया हैं। इन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, वन मैन आर्मी है, कार्यकर्ताओं में या फिर आम आदमी में लोकप्रिय। इसके साथ साथ इनकी क्या राय है तमाम राज्य के और भी संवेदनशील मसलों पर, इसको लेकर जल लौट रहे हैं। विजय बहुगुणा जी, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप वन मैन आर्मी हैं, आपकी सरकार अलग, आप अलग। उदाहरण के तौर पर, मुझे पता है आप नहीं कहेंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर आप आपदाग्रस्त इलाकों में गए, वहां विधायक जी का जो रवैया था, अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल से सोचें तो आप कहेंगे कि वो अपनी जगह ठीक थे। लेकिन जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, जो गुट हैं वो आपके खिलाफ ज्यादा सक्रिय हो गए। इस पर आप क्या, आप अलग थलग पड़ गए हैं? जब कोई भी व्यक्ति, चाहे संगठन का हो या विधायक का हो, जब वो किसी राजनीतिक एजेंडा की वजह से आप पे आरोप लगाता है तो ये पार्टी हित में नहीं है। राजनीति में सबके पास एम्बिशन होना चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, और अगर आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप राजनीति के योग्य नहीं है। लेकिन ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आज केवल कांग्रेस ही नहीं, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ अंदर थोड़ी बहुत कलह या मनमुटाव नहीं चल रहा, सब राजनीतिक दलों में है। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि इस संकट में, इस आपदा में एक आवाज से पूरी पार्टी और पूरा सरकार इस वक्त जनता के साथ हमें है। हरीश रावत जी नजर नहीं, आप संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हरीश रावत जी नहीं थे। ये वो हरीश रावत जी हैं जिनको प्रदीप टम्टा जी कहते थे कि मुख्यमंत्री बने। हरीश रावत जी यहाँ तक पार्टी से लड़ गए कि प्रदीप टम्टा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। देखो, फिर मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना कोई पाप नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनने लायक हैं, सौभाग्य की बात है कि अच्छे नेतृत्व है। इसको आप इस ढंग से मत लीजिए कि ये कोई जो है, ये कोई अप्रिय घटना है। हर दल में होता है, लक्ष्मण रेखा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप ही के विधानसभा अध्यक्ष कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार पर बोले कि अगर धरातल पर योजनाएं नहीं पहुंच रही, धीरे धीरे काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। फिर उन्होंने विवादित आपदा को लेकर बोल दिया कि आपदा तंत्र हमारा फेलियर रहा है। मुझमें और उनमें कोई दीवार नहीं है, लेकिन जो बयान देते हैं फिर उसका वो स्पष्टीकरण करते हैं, और मैं तो उनके आश्वासन पर चलता हूँ। और स्पीकर का काम है कि सरकार का मार्गदर्शन करें, गवर्नर का काम है सरकार का मार्गदर्शन करें। तो मैं इसको, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस 2017 तक पूरा शासनकाल करेगी अपना? 2027 तक। आप 17 की बात कर रहे हैं। हम लोग जो है साल 2 साल के लक्ष्य। देखिए, कांग्रेस की राजनीति, सोनिया जी की राजनीति, राहुल जी की राजनीति वोट की राजनीति नहीं है। हमने कभी वोट की दृष्टिकोण से, हम सिर्फ एक सीट का अंतर रह गया। नहीं, सुनिए, मैं कहता हूँ वोट की हम दृष्टि से राजनीति नहीं करते। ब्राह्मण ठाकुर गणित यहाँ बहुत खेला जाता है। नहीं, बहुत यहाँ पे लोगों के पता नहीं मन में क्यों है कि यहाँ जाति। आपने कभी यहाँ सुना कि ब्राह्मण ठाकुरों का झगड़ा है, ये एससी या अपर कास्ट का झगड़ा? उसी को तो इनकैश किया जाता है। नहीं, कभी कोई इनकैश नहीं होता। हमारे उत्तराखंड में लिटरेसी इज वेरी हाई, नेक्स्ट टू केरला, और यहाँ के लोग बड़े जागरूक लोग हैं, उन्होंने आंदोलन किया है। हमारे यहाँ कोई जातीय टेंशन नहीं है, ये फितूर है कुछ लोगों के दिमाग का। लेकिन हम लोग हम देखेंगे। नहीं, हम लोग जो जमीन पे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ धरातल पे बहुत सम्मान है, बड़ा प्रेम है। खंडूरी जी से आज हमने मुलाकात की। जिस तरीके से आप पॉलिटिक्स को हेल्दी वे में ले रहे हैं, उन्होंने भी हेल्दी वे में लिया, लेकिन एक टीस थी उनके मन में, वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब कांग्रेस सरकार में आई, जो नए निशंक कार्यकाल में नए जिलों की मांग थी उसको हटा दिया गया, गैरसैंण का मुद्दा पीछे चला गया। इसके अलावा ट्रांसफर पॉलिसी, लोकायुक्त की तर्ज पे कानून की बात की जा रही थी, उसके बारे में अब कोई सोच नहीं रहा है। कांग्रेस आके चीजें पलट देती है, फिर हम आते हैं, हम उसको दोबारा लागू करते, बहाल करते, फिर कांग्रेस पलट देती है। कैसी राजनीति है? देखिए, सरकारें बदलती हैं,
बीजेपी की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी सोच है। लोक आयुक्त के जब प्रश्न में आप बात करते हैं, लोक आयुक्त लोकपाल, तो कांग्रेस ने तो लोकसभा से पास करा दिया था, संवैधानिक संशोधन करा दिया था, जो राहुल जी की सोच थी कि हम लोकपाल और लोक आयुक्त को एक संवैधानिक दर्जा दें, लोक आयुक्त को भी संवैधानिक दर्जा दें, ताकि कोई विधायी उसको कभी छेड़ ना पाए। राज्यसभा में किसने अपोज किया? बीजेपी ने अपोज किया कि सर उत्तराखंड की बात करें सर, हम तो सेंट्रल, अगर पार्लियामेंट इनैक्ट कर देती कि लोकायुक्त होगा तो लोकायुक्त कंपल्सरी मैंडेटरी हो जाता। और बीजेपी के मोदी जी गुजरात में आज तक उन्होंने लोकायुक्त नहीं आने दिया। ये बीजेपी आपने मोदी जी की तारीफ की है, आपने उनके राज्य के विकास की तारीफ की है। कभी कोई विकास की तारीफ सर पीसी में मैंने सुना है, मैंने खुद सुना, आपने तारीफ की है। नहीं, आप फिर गलत समझिए। देखिए, हर राज्य विकास के आज अग्रसर कर रहा है, और जो आज राज्य विकास अग्रसर कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो राज्यों की फंडिंग हो रही है, जो प्लान आउटलाइन साइज हो रहा है, ये कभी आज तक नहीं इतना पैसा किसी राज्य को मिला। उनकी खुद की मेहनत नहीं। आप एक दो बात होती ना, राज्य केंद्र आपकी सहायता करे, आप आगे बढ़ जाए। केंद्र का भी योगदान है, प्लानिंग कमीशन का योगदान है। अब आज बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपको 2 साल की जेल हो जाएगी तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उस पे आपका टेक क्या है? बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं चुनाव सुधार की, तो ये पहला कदम है। आप ही की पार्टी विरोध कर रही है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं ठीक है, सबको शांत करने के लिए एक बैठक बुला रहे हैं, और उसका काट निकाला जा रहा है। देखिए, उसकी दूसरी बात सोची जा रही है। उसकी जो एक पहलू है, जो कि एक तो अच्छा बात है कि आप 2 साल पे आप कन्विक्ट हो गए, आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मान लीजिए मुझे आज 2 साल की सजा हो गई, मैंने मेरी सदस्यता रद्द हो गई, बाई इलेक्शन हो गया, दूसरा आदमी चुन के आ जाएगा ना, और फिर मैं हाईकोर्ट से जीत गया, हाईकोर्ट ने फाइंड किया कि नहीं बहू ने गलती किया, हम नहीं किया था, तब मेरा क्या होगा? मैं तो सीटें चली गई, फिर मैं वापस कैसे हाउस में आऊँगा? तो इसलिए थोड़ा सा उस फैसले पे हम लोग को सोचना पड़ेगा कि या तो सीट खाली रहे जब तक हाईकोर्ट का फैसला ना आ जाए। भाई आपने सेशंस में उसको कन्विक्ट कर दिया 2 साल के लिए, और मेरी सीट खाली हो गई, और आपने चुनाव करा दिया, और दूसरा आदमी जीत के आ गया, और फिर मैं हाईकोर्ट से जीत गया, देन व्हाट विल हैपन? तो देयर आर सम एस्पेक्ट्स जिसको आयरन आउट करना पड़ेगा। डोंट टेक इट एज एन कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तभी लिया जब उन्हें लगा कि गवर्नेंस ठीक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट एक सोच देता है, एक दिशा देता है, उसको कार्यान्वयन कैसे किया जाए ये अधिकार लेजिस्लेचर का है। तो पार्लियामेंट, और एक ही सुधार नहीं, हम लोग तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत बात कर रहे हैं, तो ये एक पहलू है, जरूर इसमें विचार किया जाएगा। अब जेल से आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अगर आप इफ यू कांट वोट यू कांट फाइट, ठीक बात है। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट पर आप नहीं, राइट टू रिकॉल तो विश्व में कहीं नहीं है, और राइट टू रिजेक्ट भी विश्व में कहीं नहीं, क्योंकि 5 साल में तो आपको होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का महत्वपूर्ण फैसला कि जाति आधारित पर रैलियां ना हो, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आपका पड़ोसी देखो, हमारे पता चुनाव में क्या लिखा हुआ है आरपी एक्ट में, आप जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आप इसका आप कटुता नहीं फैला सकते। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्राविधान है, धारा 123। तो अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपने एक कानून बनाया कि हम जाति और धर्म के आधार पे आप भावना नहीं भड़का सकते, तो फिर आप रैली कैसे कर सकते? अपने मैनिफेस्टो पे वोट मांगो, हम इस जात के हैं या हम इस धर्म के हैं, ये तो एक्ट प्रोहिबिट करता है, ये संविधान प्रोहिबिट करता है। समझ गए। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे जुड़ा, लोकसभा चुनाव के लिए आपकी व्यक्तिगत तौर पे क्या तैयारी? अकेला चलो या फिर सरदम संभाव की बात करेंगे? सबको लेकर चलेंगे। आप ही के राज्य उत्तराखंड, 5 लोकसभा सीटें काफी इंपॉर्टेंट है। 5 लोकसभा सीटें हैं, और हमारे पास बहुत मजबूत नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस अपने शक्ति पे, अपने बल पे लड़ेगी, और जो क्षेत्रीय दल हैं, जो अन्य दल हैं, उनसे हम आशा करेंगे कि वो सांप्रदायिकता के अगर खिलाफ है तो कांग्रेस का साथ दें। जाते जाते उत्तराखंड वासियों के लिए एक सांत्वना कि आप हैं, आप कर रहे हैं, वो लोग जो उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? अपार दुख और अपार संकट से राज्य गुजर रहा है, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड का चरित्र है, जो हमारा उत्तराखंड का जो लोगों की महानता है, वो आज एक सहारा है। सरकार केंद्र की, प्रदेश की आपके साथ है इस दुख की घड़ी में, और हम जमीन से लेकर आसमान तक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपके हितों की रक्षा हो, आपका भविष्य अच्छा हो,
और हमारा राज्य भी विकास करे। जड़ से जहां तक देवभूमि का गौरव दोबारा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बहुगुणा जी, अपनी बेबाक राय रखने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और अपने एजेंडे को हेल्दी पॉलिटिक्स के रूप में कन्वर्ट करके अपनी राय देने के लिए और आम आदमी को एक भरोसा देने के लिए कि राज्य का मुखिया भाई है तुम्हारे साथ। बहुत बहुत आपके चैनल का भी धन्यवाद।